नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका शहर, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से सरकार के गठन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण समारोह अब 8 जून की जगह 9 जून को होगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 8 जून की जगह अब 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। फॉरेन डेलीगेट्स के शेड्यूल की वजह से समारोह एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू भी अब 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और बता दें शपथ ग्रहण समारोह अब 8 जून की जगह 9 जून को होगा। 12 जून को सीएम पद की शपथ चंद्रबाबू नायडू लेंगे। तो फॉरेन डेलीगेट्स की मौजूदगी में ये समारोह होगा। और बता दें आपको फॉरेन डेलीगेट्स के शेड्यूल की वजह से समारोह को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। 8 जून की जगह 9 जून को शपथ ग्रहण होगा। और लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लीडर्स को न्योता भेजा जाएगा, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के नेता शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया डिवीजन ने इसकी पुष्टि भी की है। बता दें कि साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी, उस दौरान 8000 वीवीआईपी गेस्ट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। तो 8 जून की बजाय अब शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होगा, जिसमें पड़ोसी देशों के लीडर्स को भी न्योता भेजा जाएगा और पड़ोसी देशों के लीडर्स शामिल होंगे। बता दें 9000 वीवीआईपी गेस्ट 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। और इस बार भी संभावनाएं हैं कि बड़ी संख्या में नेपाल, मॉरिशस, भूटान के नेता समेत कई देशों के वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। 9 जून का वो दिन होगा जब पीएम पद की शपथ ली जाएगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले ये शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को होना था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होगा। और 2024 चुनावों का महासमर भले ही खत्म हो गया है और नतीजे भी सामने आ गए हों, पर अब भी दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी लगातार बैठकें कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकें ले रहे हैं, जिसमें अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी मंथन का दौर जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ के किन सांसदों को मंत्री पद मिल सकता है, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए को बहुमत मिला है और ऐसे में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा के घर बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं और चर्चाएं तेज है कि मंत्रिमंडल में शामिल कौन किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वो कौन से सांसद होंगे जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। और इसी पर हम भी चर्चा करेंगे और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जेपी नड्डा के आवास दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली से अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं, दिल्ली के एमपी भवन से राकेश चौधरी, तो वहीं आदर्श सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमृत आपका रुख करेंगे। देखिए बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा। अमृत जी ऋतु, देखिए जहां मैं खड़ा हूं आज यह जो जगह है वो पूरे देश के सियासी हलचल का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जेपी नड्डा के आवास पे सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर चल रहा है और अभी भी लगातार कई चरणों में जारी भी है। आपको बता दें कि जब बैठक शुरू हुई तो शुरू में जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ के बीच में एक अलग से बैठक हुई। उसके बाद से तमाम जो बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंचे और उनके साथ बैठक हुई। और इस बैठक में जो आप बता रही हैं कि मंत्रालयों को लेकर के जो चर्चा है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो 2 नाम काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और उनके लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। और इनमें जो है सबसे जो पहला नाम है वो है वीडी शर्मा का और दूसरे जो है वो है शिवराज सिंह चौहान का। खबर ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो हमें जानकारी मिली, लेकिन हम
विस्तार न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये खबर है कि हो सकता है क्योंकि 30 जून को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है बतौर अध्यक्ष। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी जाए, इस तरह की भी बातें भीतर से आई हैं, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। बट इसके अलावा जो एनडीए के गठबंधन में शामिल घटक दल हैं, सबसे बड़ी जो चुनौती है बीजेपी के सामने और लीडरशिप के सामने इनकी, उनके साथ समन्वय को स्थापित करना है। और उसी के मद्देनजर आज कई चरण की बातचीत हुई। जितने भी मंत्री पहले से थे जो कैबिनेट में, उनसे बातचीत हुई कि किसकी कौन सा मंत्रालय किसके पास रह सकता है, किससे छीना जा सकता है। ये सारी के सारे जब नए मंत्रिमंडल का गठन होगा तो नए चेहरे कौन कौन होंगे उसके ऊपर जो है चर्चा हुई। और साथ ही साथ एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है वो खास तौर पे इसमें शामिल रहा। इसी के मद्देनजर ऋतु एक और आपके ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जो हमारे विस्तार न्यूज के दर्शक हैं कि जिस दौरान यह बैठक चल रही थी और बैठक 2 घंटे बीत गए, उसके बाद ही बिहार की तरफ से उनकी लीडरशिप से वहां से बयान आए। बिहार के 2 डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बयान दिया कि देखिए 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होंगे उसकी जो लीडरशिप होगी वो जेडीयू के हाथ में होगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि एक तरफ तो बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ से जो जेडीयू इसमें सबसे एक अहम स्टेक होल्डर है टीडीपी के बाद, उसकी ओर से उसको एक तरह से कहा जाए कि कंफर्ट देने के लिए एक बयान बिहार की लीडरशिप की तरफ से आती है। तो इस मतलब समझ लीजिए कि यहां से जो बैठक हो रही है जी, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो बातचीत होती है वो बाहर उसका तमाम कई चीजें रही हैं, ट्रेंड रहा है कि वो बाहर नहीं आ पाई हैं, लेकिन जो एक इसका एक ट्रेंड दिखता हुआ मिल रहा है वो एक तो साफ साफ दर्शा रहा है कि 2 घंटे बैठक के बाद बिहार से एक बयान आता है और वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि उनके लिए जेडीयू खास है और जेडीयू के लिए आगे भविष्य के लिए क्या चीजें रखी गई हैं। यानी कि बिल्कुल अमृत, और इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि बिहार से आया हुआ बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्रियों का ये बयान पार्टी को कितना फायदा दिलाता है। लौटेंगे आपके पास, अनमोल का रुख करेंगे कांग्रेस मुख्यालय से बने हुए। अनमोल, बीजेपी में एनडीए में जहां चर्चाएं ये हैं कि मंत्री किसे बनाया जाएगा, मंत्री पद किसे मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। अनमोल, बिल्कुल ऋतु, देखिए अब चूंकि चुनाव का परिणाम आ चुका है और ये दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अब शपथ लेने वाले हैं, तो अब चर्चा ये है कि आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, जिसमें देखिए प्रमुखता से नाम आ रहा है राहुल गांधी का कि राहुल गांधी विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा का प्रतिनिधित्व किया है, देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किए हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट लाया है वो राहुल गांधी की सभाओं ने लाया है। यही वजह है कि राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं लोकसभा में। अभी देखिए, मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय में ही हूँ, राहुल गांधी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हो सकता है कि राहुल गांधी विपक्ष के बारे में और इंडिया गठबंधन के बारे में कि आगे क्या कुछ कदम रहने वाला है, चूंकि अब तो सरकार इंडिया की बनने जा रही है, तो विपक्ष किस भूमिका में रहेगा, किस मुद्दे को लेकर के अब आने वाले समय में आक्रामक रहेगा विपक्ष, राहुल गांधी इन तमाम पहलुओं पर बातचीत कर सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरीके के स्टैंड लेगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मैंडेट इंडिया गठबंधन को मिला है इस बार और कांग्रेस जो है 99 सीटों के साथ इस बार लोकसभा में पहुंची है। तो अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी है कि आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ बातें रहेंगी इस पर सबकी निगाहें। अनमोल, लौटेंगे आपके पास और अब रुक करेंगे आदर्श का। आदर्श, जिस तरह से देखिए अभी अमृत भी जानकारी दे रहे थे कि एक और तो बीजेपी बैठक कर रही है और बैठक के बाद 2 उप मुख्यमंत्रियों का ये बयान आना कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव आने वाले समय में लड़ा जाएगा, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं आदर्श? देखिए बिल्कुल, एक तो नीतीश कुमार एनडीए के इसमें सहयोगी दल हैं, गठबंधन के साथी हैं और ऐसे में बिहार में सबसे ज़्यादा सीटों के साथ जीत कर आए हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार हिंदी भाषी राज्यों में आता है, यानी यूपी के साथ साथ बिहार और आसपास के जो झारखंड जैसे राज्य हैं यहाँ पर भी कहीं न कहीं इस बात का असर पड़ेगा। और नीतीश कुमार एक कई सालों का लंबा अनुभव रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल का उनका अनुभव रहा है और ऐसे में कई सालों की तमन्ना भी थी उनकी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए।
चाहे वो गठबंधन एनडीए की तरफ से हो या फिर किसी और दल की तरफ से हो। इसको लेकर कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्होंने दल बदल किया है, बार बार अपने पक्ष, अपना जो व्यवहार है वो बदला है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी बयान आ रहे हैं उसको लेकर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी ये महत्वाकांक्षा, ये उम्मीद होगी कि आने वाले दिनों में यानी 2029 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से उसकी गांठ जोड़ेंगे कि ताकि वो कोशिश कर सकें कि 2029 के चुनाव में कम से कम वो विपक्ष के पीएम के चेहरे के तौर पर तो सामने आए ही, अगर एनडीए में बात नहीं बनती है तो। ऋतु जी बिल्कुल बिल्कुल आदर्श। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, मध्य प्रदेश को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, 29 के 29 सीटें बीजेपी के पाले में रही और ऐसे में चर्चाएं तेज हैं कि कितने जो सांसद उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। राकेश जी ऋतु, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार जैसे क्लीन स्वीप किया है, ये रिकॉर्ड बहुमत जो मध्य प्रदेश में मिला है, इसके आधार पर कुछ चेहरों को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसमें से जो सबसे आगे नाम आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ऋतु, जैसे कि अमृत तिवारी जी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है भाजपा अध्यक्ष का पद भी दिया जा सकता है, तो ये भी एक मसला है। वैसे 7 बार के सांसद जो है वीरेंद्र कुमार के बारे में भी चर्चा है, वहीं बीडी शर्मा के बारे में भी ऋतु कहा जा रहा है कि उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि लगातार जो है मध्य प्रदेश के 29 सांसद इस बार जो है मध्य प्रदेश सदन आ रहे हैं। मैं अभी मध्य प्रदेश सदन में ही मौजूद हूं। सीएम मोहन यादव पहले से यहां मौजूद हैं। अभी जब हम मुरैना के सांसद शिवमंगल तोमर से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि दिल्ली जो हमें तलब किया गया है वो केंद्रीय आला कमान का आदेश है, बाकी की रणनीति अभी हम नहीं जानते हैं, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसे नहीं बनाया जाएगा। लेकिन कल की जो मीटिंग होने वाली है, कल की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश से कितने चेहरे को पीएम मोदी के कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। ऋतु बिल्कुल बिल्कुल, ये कल स्पष्ट हो जाएगा राकेश कि कितने चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद मिल रहा है। एक बार फिर से अमृत का रुख करेंगे। अमृत, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए, कई तरह के उलटफेर देखने को मिले। जब सांसदों को विधायकी का टिकट दिया गया, विधानसभा में उन्हें उतारा गया और एक ही संदेश देने की भी कोशिश की गई कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी पद आपको दिया जा सकता है, कोई भी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। तो क्या इस आधार पर ये माना जाए कि इस बार जब मंत्री पद बांटे जाएंगे, मंत्री पद दिए जाएंगे, तो जिम्मेदारी देने में कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है? अमृत ऋतु, इसके लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए जानी जाती रही है कि जो एक आम राय बनती है उसके खिलाफ जाकर के वो कई सारे उनकी तरफ से फैसले आए हैं। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि जब विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चल रहे थे तो कई सारे जो सिटिंग एमपीज थे उनको भी चुनाव में उतार दिया गया था। अहम था कि कहाँ से विनिबिलिटी है, कौन शख्स जीत सकता है, उसको वहाँ पर टिकट दिया गया। यही चीज़ जो है संसद के चुनाव में जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा गया है। और आपको बता दें कि अभी जो सबसे पहले जो बैठक चल रही है उसका सबसे ज्यादा जो केंद्र बिंदु में जो फोकस है। जी अमृत, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। अनमोल कुछ बताना चाह रहे हैं। अनमोल जी, अनमोल। बिल्कुल ऋतु, देखिए मैं कांग्रेस मुख्यालय में हूं और यहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, उनके साथ केसी वेणुगोपाल जो हैं वो पहुंचे और यहां हलचल तेज है। यहां सुप्रिया श्रीनेत भी देखिए उनके साथ जा रही हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा है और कार्यकर्ताओं की हुजूम यहां पर उमड़ी है राहुल गांधी को देखने के लिए। और राहुल गांधी जा रहे हैं यहां पर। थोड़ा दुर्गेश आगे आ जाइए और आगे से दिखा दीजिए किस तरीके से राहुल गांधी जा रहे हैं और ये उनके पीछे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ऋतु देखिए, इंडिया गठबंधन भले ही बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं का आप जोश देखिए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश है राहुल गांधी से मिलने के लिए। एकदम जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी देखिए अंदर जा रहे हैं ऋतु। अभी थोड़ी ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ में पवन खेड़ा भी मौजूद हैं, सुप्रिया श्रीनेत भी हैं, ये तमाम नेता उनके साथ हैं। और अब थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अंदर कांग्रेस भवन में दाखिल हो गए हैं, ऐसा। और ऋतु
जी जी बिल्कुल अनमोल, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपने दिखाया राहुल गांधी तो जा ही रहे हैं, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें भी होंगी कि क्या कुछ खास बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, साथ में सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। और कौन कौन आपको नजर आ रहा है अनमोल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी जो है नतीजे आने के बाद, दूसरी बार माफ कीजिएगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर उमड़े हुए हैं। देखिए आप जहां भी देखेंगे तो ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है हाथ में झंडे लिए हुए, किसी के हाथ में गुलदस्ते हैं तो किसी के हाथ में देखिए राहुल गांधी की तस्वीर भी है। इस तरीके से लोग जो है, राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया गठबंधन अब सरकार तो नहीं बना पा रही है, क्या होगा? ये आप कह रहे हैं सरकार नहीं बना पा रही, आप ही कहते थे 400 पार है, हो गए 400 पार। एक ही शेर है, एक भाजपा कहती थी, भाजपा कहती थी मीडिया दिखाती थी, भाजपा कहती थी मीडिया दिखाती थी, लेकिन हम तो आपको भी दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें ना, इनकी सरकार बनेगी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जाके बना लेते मोदी जी? उम्मीद अभी भी है क्या चाचा? इंशाल्लाह उम्मीद नहीं, हमने वोट दिया है, वोट दिया, काम किया, काम करेंगे। राहुल के असल जो मुद्दे थे उससे विपक्ष ने भटकाया, कैसे निपटेंगे? एनडीए को तो बहुमत है। भटकाने का प्रयास किया, लेकिन इस देश में जिस तरीके का जो परिवर्तन लाए, झुक गए हैं जो मोदी जी कहते थे। ये बताइए कि टीडीपी और जदयू तो एनडीए के साथ है, तो सरकार कैसे बनेगी अब? सरकार तो देखो ये आम आदमी ये चाहता तो मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, डेट तय हो गया। इस देश में जो निरंकुश राजा है उसको हटाने के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए। क्या बोल रहे हो चाचा? बोलो। संविधान को बचाने के लिए। ठीक है, देखिए तो ये तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी भी इनमें उम्मीद है, एक आस है कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चलकर सरकार बनाएगी। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। चाहे आधार कुछ भी हो, आधार चाहे कुछ भी हो आंकड़ों को पार करने का, लेकिन इन कार्यकर्ताओं का उत्साह हमने देखा। लौटेंगे अनमोल आपके पास और भी तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। आदर्श का रुख करेंगे। आदर्श, राहुल गांधी पहुंच गए हैं कांग्रेस मुख्यालय, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह गजब का है और कई कार्यकर्ता तो अभी भी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। आधार हालांकि इसका क्या है ये पता नहीं। आदर्श, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्यकर्ता हैं, उत्साहित तो होंगे ही, और खासतौर पर अपने सबसे बड़े लीडर को देख रहे हैं, राहुल गांधी को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक, यानी नतीजे आने के कुछ घंटों बाद तक, एक दिन बाद तक भी कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी, दावा भी किया जा रहा था कि सरकार हम बना रहे हैं, अभी 1-2 दिन का इंतजार करिए आप लोग, समय है, हम दावा पेश करेंगे। लेकिन वो बात जो नहीं बन पाई, वो बात जो नीतीश कुमार से होने वाली थी, वो बात जो टीडीएस से होने वाली थी, वो बातें नहीं बन पाई, और शायद यही वजह है कि अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं अपने नेताओं के उसी दावे को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार एनडीए गठबंधन की बनने वाली है। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है जो राहुल गांधी करने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और तमाम केसी वेणुगोपाल जैसे तमाम दूसरे नेता भी मौजूद हैं। ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी क्या लेकर आते हैं, क्या कहते हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, और क्या कुछ अभी 2 से 3 दिनों के बीच में पूरे इंडिया गठबंधन में चला है, चर्चा हुई है, इस बात की जानकारी सामने आएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ऋतु। जी बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल का जब गठन किया जाएगा किस किस को उसमें जगह दी जाएगी और राज्यों में किस तरह से समीकरणों को साधा जाएगा। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका, आदर्श आपका भी शुक्रिया, अनमोल और अमृत हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का ही शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक तरफ तो देखिए एनडीए केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसे लेकर भी चर्चा चल रही है। इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। कांग्रेस में अंदर खाने में विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालें और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इसी बीच कांग्रेस सांसद ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के शानदार प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत भी कांग्रेस ने हासिल की। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत तो ये भी कह चुके हैं कि अगर केंद्र में इंडिया की सरकार बनती है और राहुल गांधी पीएम बनना चाहेंगे तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से ज्यादा
सीटें होना जरूरी होता है। साल 2014 में कांग्रेस ने 44 तो 2019 में 52 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी के हिस्से में 99 सीट आई हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। और इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार बनाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें कई समीकरण भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को खुश करने से बनती है और लोगों को कोई भी खुश कर सकता है। तो वहीं अयोध्या में बीजेपी को मिली हार को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों के साथ बीजेपी ने अन्याय किया और इसी का फल उनको मिला है। मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही ज़मीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से ज़मीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कल सुबह 11 बजे एनडीए के सांसदों की बैठक होनी है। संसद के सेंट्रल हॉल में कल सांसदों की बैठक होगी। बीजेपी के सभी सांसद आज शाम तक दिल्ली आ जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। आज रात तक सभी सीएम, डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचेंगे। तो आज दिल्ली में सभी सांसदों का, सभी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का और इसके साथ ही आपको बता दें डिप्टी सीएम का जमावड़ा लगने जा रहा है। कल सुबह 11 बजे एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और संसद के सेंट्रल हॉल में कल सांसदों की बैठक होने वाली है। सभी सांसद आज शाम तक दिल्ली आ जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और आज रात तक सभी नेता दिल्ली पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे एनडीए के सांसदों की बैठक होने वाली और बता दें कल होने वाली बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और सभी एनडीए के सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक होनी है। कल सुबह 11 बजे बैठक होगी और आज शाम तक तमाम नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे। साथ ही आपको बता दें एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसद भी दिल्ली पहुंच जाएंगे आज शाम तक। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में सर्जरी होने जा रही है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्षों को हटाया है। नए सिरे से अब संगठन बनाया जाएगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह नई टीम बनाएंगे। बता दें मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और अब कांग्रेस में सर्जरी की तैयारी है। एमपी यूथ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्षों को हटा दिया है। नए सिरे से अब संगठन बनाया जाएगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह नई टीम तैयार करेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ी सर्जरी की तैयारी में है कांग्रेस और बता दें लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नई टीम बनाएंगे। कि आप सभी ने देखा है कि यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी प्रभारियों से बात करके हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो कार्य करने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको आने वाले समय में पुनः स्थान दिया जाए और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तथाकथित जो काम करेगा वो जगह पाएगा। तो आज हमारी विधानसभा अध्यक्षों की कमेटी को भंग किया गया है और आने वाले समय में हमने जो फॉर्मेट रखा है वो एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ।
चुनावी नतीजे सामने आने के बाद जीते हुए सांसदों के पोस्टर बैनर प्रदेश भर में बांट दिए गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसदों का बैनर दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन के बाहर भी लगाया गया है। इसमें जीते हुए सभी सांसदों की तस्वीर लगाई गई है। बता दें कि सभी नवनिर्वाचित सांसद अब दिल्ली की ओर रुख करेंगे और संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली भी पहुंचेंगे, जहां सांसदों के स्वागत के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन के बाहर खड़े हैं और ये वही छत्तीसगढ़ सदन है जहां पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा पहुंचने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सदन के बाहर एक यहां पर बड़ा सा जो है बैनर लगाया गया है और उसमें वो तमाम सांसद हैं जो इस चुनाव में विजय प्राप्त किए हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे, तोखन साहू, चिंतामणि महाराज, राधेश्याम राठिया, महेश कश्यप, भोजराज नाग और सबसे अहम बात यह है कि इसमें देखिए ज्योत्सना महंत का भी नाम है जो कि कोरबा से सांसद हैं। साथ ही देखिए कमलेश जांगड़े और रूप कुमारी चौधरी, मतलब 10 जो सांसद हैं वो बीजेपी के चुन कर आए हैं छत्तीसगढ़ से, और वहीं एकमात्र सांसद ज्योत्सना महंत जिन्होंने कोरबा से जीत दर्ज किया है जो कि कांग्रेस पार्टी से आती है। तो इस तरीके से 10 सांसद बीजेपी। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहते हैं, पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है।
और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया है। बार बार गृह मंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए। आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करके आप पूछेगा, एक एक करके। I haven't said the chronology in English, so I'll say the chronology in English. 13th May 2024, the Home Minister says, buy shares before 4th of June. This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May, for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes on the 4th of June. Whoever has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed. And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members, and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades. So we want an investigation for that. शुक्रिया राहुल जी। हाँ संजय। राहुल जी, इससे पहले भी आपने अदानी इशू पे जेपीसी पिछली लोकसभा में मांग की थी, तो क्या आप चाहेंगे कि ये इशू और हिंडनबर्ग इशू दोनों कंबाइन हो और दोनों की जांच हो? ये जो इशू है, this is a broader issue than just the Adani issue. It is connected to the Adani issue, but this is a much broader issue.
This is directly the Prime Minister of India, Home Minister, who are privy to data on actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the floor. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. हाँ जी रवि। कई चैनलों ने मिलकर ये सब चीज किया है, जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है, जी न्यूज ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है। और आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अडानी से बहुत बड़ी चीज है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है? कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। हाँ शेमिन। बहुत दूर है। तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, और इसके साथ ही कई बड़ी बातें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कही हैं। देश की जनता को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी, कई तरह के आरोप पीएम पर, गृह मंत्री पर लगाए हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें जांच की मांग भी राहुल गांधी ने उठाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आरोप लगाया है, सीआईएसएफ के जवान पर एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बड़े आरोप लगाए हैं। सीआईएसएफ के जवान पर एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने के आरोप लगाए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया, ये आरोप लगाए गए हैं। और ये देखिए वीडियो भी एक इससे जुड़ा हुआ आपको दिखाते, बता दें बड़े आरोप सांसद कंगना रनौत ने लगाए हैं, और कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है सीआईएसएफ के जवान ने। तो सीआईएसएफ के जवान पर एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने के आरोप लगे हैं। तो बता दें बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत, जिन्होंने सीआईएसएफ के जवान पर ये बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि सीआईएसएफ के जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। तो बता दें सीआईएसएफ की तो कंगना रनौत ने बड़े आरोप लगाए हैं सीआईएसएफ की महिला, और इसके साथ ही हिरासत में लेने की खबर भी सामने आ रही है। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महिला कमांडेंट पर आरोप लगाए, थप्पड़ मारने के आरोप कंगना रनौत ने सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट पर लगाए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि महिला कमांडेंट को हिरासत में ले लिया गया है। बड़े आरोप कंगना रनौत ने लगाए हैं। तो एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है कंगना रनौत ने। बीजेपी सांसद है, नवनिर्वाचित सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट पर थप्पड़ मारने के आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है।
तो आपको बता दें, बताया जा रहा है कि कंगना रनौत के पिछले जो बयान रहे, बीते समय के जो बयान रहे, उन बयानों को लेकर सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट नाराज थी, जिसके चलते उसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। बड़े आरोप कंगना रनौत ने लगाए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीआईएसएफ के महिला कमांडेंट पर ये आरोप लगे हैं और इसका कारण बताया जा रहा है कि कंगना के दिए गए बयानों से महिला कमांडेंट नाराज थी और इसी के चलते कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया। बीजेपी सांसद है कंगना रनौत, जिन्होंने आरोप लगाए हैं सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट पर। तो बता दें, नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत, मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं। बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत, जिन्होंने सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट पर थप्पड़ मारने के आरोप लगाए हैं और कारण बताया जा रहा है कि महिला कमांडेंट जो कंगना रनौत के बीते समय में दिए गए हुए बयानों से नाराज थी और इसी के चलते कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया। फिलहाल महिला कमांडेंट हिरासत में है। थप्पड़ मारने के लिए हिरासत में लिया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि जांच कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो बड़े आरोप कंगना रनौत ने लगाए हैं। मंडी से हाल ही में लोकसभा सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत, जिन्होंने सीआईएसएफ महिला कमांडेंट पर थप्पड़ मारने के आरोप लगाए हैं और थप्पड़ मारने के पीछे तो सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट पर ये आरोप लगे हैं, थप्पड़ मारने के आरोप लगे हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये मामला है। तो बता दें आपको, सुरक्षा जांच की जा रही थी और उसी दौरान कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट थप्पड़ मारती है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कंगना रनौत के पिछले समय में दिए गए बयान से महिला कमांडेंट नाराज थी और इसी के चलते कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। और अब आपको बता दें, महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। महिला कमांडेंट हिरासत में है। जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो बता दें, सुरक्षा की चेकिंग की जा रही थी और उसी दौरान महिला कमांडेंट ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। तो महिला जवान जो कि कंगना के पुराने बयानों से नाराज थी और इसी नाराजगी को उसने इस तरह व्यक्त किया, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। अब मामले में एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। ये कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल महिला कमांडेंट हिरासत में है और तो बता दें, महिला कमांडेंट सीआईएसएफ की जिस महिला कमांडेंट ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, उसका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। कंगना रनौत के पुराने बयानों से नाराज चल रही महिला कमांडेंट ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आरोप लगाए हैं। सुरक्षा की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने वाली महिला कमांडेंट को हिरासत में ले लिया गया है। पुराने बयानों को लेकर महिला जवान नाराज चल रही थी। तो बीजेपी सांसद मंडी से हाल ही में चुनी गई हैं कंगना रनौत, जिन्हें थप्पड़ मारने की खबर सामने आई है। महिला कमांडेंट ने कंगना रनौत के बयानों से नाराज होकर उन्हें थप्पड़ मारा। और आपको बता दें, एक और देखिए वीडियो सामने आया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये वीडियो बताया जा रहा है और आपको बता दें, सुरक्षा की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन इसी बीच सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और इससे जुड़ी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। तो देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाल ही में मंडी से सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत, जिनके बयानों से नाराज होकर महिला कमांडेंट ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महिला कमांडेंट को हिरासत में भी ले लिया गया है। सीआईएसएफ की महिला जवान जिसे हिरासत में ले लिया गया है, कुलविंदर कौर नाम बताया जा रहा है। कंगना रनौत के बयानों से नाराज होकर ये कदम उठाया और कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। तो सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट पर ये आरोप लगे हैं और इससे जुड़ा ये वीडियो भी सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा की देखिए चेकिंग की जा रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है, जब चेकिंग की जा रही थी, सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही थी, लेकिन इसी बीच महिला कमांडेंट ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया।
कंगना रनौत के साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने महिला कमांडेंट को मारने की कोशिश भी की। फिलहाल एक जांच कमेटी मामले में गठित कर दी गई है। इसके साथ ही महिला कमांडेंट को हिरासत में भी ले लिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है। सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट जिसका नाम कुलविंदर कौर है, कंगना रनौत के दिए गए बयानों से नाराज होने के चलते महिला कमांडेंट ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। ये वीडियो उस वक्त का है जब ये पूरा वाकया हुआ और महिला कमांडेंट कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। कंगना रनौत के साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने महिला कमांडेंट को मारने की कोशिश भी की। ये टीवी स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए। कंगना रनौत मंडी से नवनिर्वाचित सांसद हैं। कंगना रनौत थप्पड़ मारने वाली महिला को हिरासत में ले लिया गया है। कंगना के पुराने बयानों से महिला कमांडेंट नाराज थी। बड़े आरोप लगे हैं बीजेपी सांसद कंगना रनौत को। सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा है। तो कंगना के पुराने बयानों को लेकर महिला जवान नाराज थी और बता दें आपको बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है और किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के दिए गए बयान से महिला कमांडेंट नाराज थी। यही कारण था कि महिला कमांडेंट ने कंगना रनौत को देखते ही थप्पड़ मार दिया। फिलहाल हिरासत में महिला कमांडेंट को ले लिया गया है और मामले में एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। बता दें दिल्ली के लिए निकल रही थी कंगना रनौत। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा वाकया है और दिल्ली में बता दें नवनिर्वाचित सभी सांसदों को बुलाया गया है जहां बैठक होनी है कल और आज शाम तक सभी सांसद वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पहले जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी कंगना रनौत तब ये वाकया हुआ और महिला कमांडेंट, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यही वो महिला कमांडेंट है सीआईएसएफ की जिसने किसान आंदोलन को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान से नाराज होकर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही महिला कमांडेंट है सीआईएसएफ की। कुलविंदर कौर नाम बताया जा रहा है जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर देखिए आप, सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट कुलविंदर कौर है ये जिन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है और किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के किसी बयान से नाराज होकर ये कदम उठाया। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार। बता दें मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत जो बीजेपी में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो रही थी। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आपको नजर आएंगी सीआईएसएफ की महिला कमांडेंट कुलविंदर कौर जिसने थप्पड़ मारा कंगना रनौत को और दूसरी तस्वीर देखिए उस वक्त का एक ये वीडियो भी सामने आया है। हालांकि उस वक्त कंगना रनौत के साथ जो उनके सहयोगी और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने महिला कमांडेंट को मारने की कोशिश भी की। फिलहाल महिला कमांडेंट कुलविंदर कौर पुलिस की हिरासत में है। मामले की जांच जारी है और एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो बता दें कमेटी भी गठित कर दी गई है जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में जीत के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मौजूद है, देख सकते हैं सर। आज आप लोग दिल्ली भी जाने वाले हैं, सुनने में ये आ रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अब ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो जो तय करेगा वो शिरोधार्य होगा। जो कांग्रेस के बड़े नेता हारे हैं सर, क्या मानते हैं आप? जनता ने उनको नकार दिया है। मोदी की गारंटी पर जिस तरीके से जनता ने लोकसभा चुनाव में भी भरोसा जताया है, क्या कहेंगे सर? मोदी जी शाश्वत सत्य हैं और वो देश का नेतृत्व करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो जिम्मेदारी निभाई गई है उस पर मुख्यमंत्री जी को बात करते हैं और ये सुना जा सकता है किस तरीके से जो रायपुर लोकसभा के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो जा रहे हैं और लगातार जो कहा जा सकता है कि जो बड़े नेता कांग्रेस के
हारे हैं, उनका यही कहना है कि उनका हार तय था। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमल साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद जीते हुए सांसदों के पोस्टर बैनर प्रदेश भर में बांट दिए गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसदों का बैनर दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन के बाहर भी लगाया गया है। इसमें जीते हुए सभी बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों की तस्वीर है। बता दें, सभी नवनिर्वाचित सांसद अब दिल्ली की ओर रुख करेंगे और संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, जहां सांसदों के स्वागत के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन के बाहर खड़े हैं और ये वही छत्तीसगढ़ सदन है जहां पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा पहुंचने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सदन के बाहर एक यहां पर बड़ा सा जो है बैनर लगाया गया है और उसमें वो तमाम सांसद हैं जो इस चुनाव में विजय प्राप्त किए अपने लोकसभा क्षेत्र से। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे, तोखन साहू, चिंतामणि महाराज, राधेश्याम राठिया, महेश कश्यप, भोजराज नाग, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें देखिए ज्योत्सना महंत का भी नाम है जो कि कोरबा से सांसद हैं। साथ ही देखिए कमलेश जांगड़े और रूप कुमारी चौधरी, मतलब 10 जो सांसद हैं वो बीजेपी के चुन कर आए हैं छत्तीसगढ़ से, और वहीं एकमात्र सांसद ज्योत्सना महंत जिन्होंने कोरबा से जीत दर्ज किया है जो कि कांग्रेस पार्टी से आती है। तो इस तरीके से 10 सांसद बीजेपी के और एक कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से चुनकर संसद में पहुंचेंगे और उसका यहाँ पर देखिए पोस्टर भी लगा दिया गया है और बाकायदा यहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी लगाई गई है। देखिए किस तरीके से, तो ये जो छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाने की परंपरा है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी दिख रहा है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सदन के बाहर में किस तरीके से छत्तीसगढ़ महतारी की भी तस्वीर लगाई गई है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जब सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचेंगे तो किस तरीके का हलचल होता है और क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में सामने निकल कर आती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।